ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ जो है लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे, है ना। एक्चुअली हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो फंक्शन का कैटेगराइजेशन चल रहा था, कितने टाइप्स के हमारे फंक्शन होते हैं। उसमें हम लोग पहुँचे थे लॉगरिदम के पास, और लॉगरिदम फंक्शन में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था और फंक्शन के बारे में भी जानते थे कि आखिर ये फंक्शन का मीनिंग क्या है। आज उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज जो है नोट डाउन करने बाकी हैं, क्योंकि लॉगरिदम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स के कोर्स में। मैथमेटिक्स में आपको लॉगरिदम के प्रॉपर्टी सारे आने चाहिए, क्योंकि सब जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट आपकी फिजिक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, तो सभी जगह इसका रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो लॉगरिदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ कर रखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिखेंगे। आज का जो पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, जिसको आप कंटिन्यूएशन में लिख लीजिएगा। मैं आज के लिए नंबर 1 देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होता है log b to the power m a is equal to 1 by m log b a, है ना। ये हमारा आज का पहला प्रॉपर्टीज़ है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए आपको बता दूं, आपको शायद थोड़ा सा याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करवा देता हूँ लॉगरिदम में, कि यदि लॉग में मेरे को ऐसे लिखा हो या ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो a to the power b is equal to c, इसको लॉगरिदम में लिखते हैं log a का पावर कितना दे कि c हो जाए। द आंसर इज b। कुछ ये लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। एक आध दो मैं आज प्रूफ करूँगा, मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने वाला नहीं हूँ। एक आध दो, ताकि आपको जो है थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस आ जाए, है ना। मैं इस प्रॉपर्टी को लेके चलता हूँ। एक आध दो मैं कर दूँगा प्रूफ। लेट से लॉग, या इसको प्रूफ करने के लिए इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं लॉग बी एम एक्स नॉट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, है ना। इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बोलेंगे b to the power m का पावर कितना दें कि a हो जाए। आंसर इज x। देख लो ध्यान से, b to the power m का पावर कितना दें कि a हो जाए। b to the power m का पावर x दें तो a हो जाए। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b to the power mx इज इक्वल टू a। थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से लिखें तो लिखेंगे b to the power x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ना। और फिर क्या लिख सकते हैं, b to the power x इज इक्वल टू a to the power 1 by m। चलो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। अब इसको फिर से हम लॉगरिदम के टर्म में लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज b का पावर log b का पावर कितना दें कि a to the power, b का पावर कितना दें a to the power 1 by m हो जाए। द आंसर इज x, है ना। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी किया हुआ था कि log b a to the power m इज इक्वल टू m log b a, है ना। इसी प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ करूँगा, b a to the power 1 by m। ये 1 by m इधर चला आएगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 by m log b a। और x का वैल्यू क्या है, x किसको माना था हमने, log b m a। और इस तरीके से हमारा ये वाला प्रॉपर्टीज़ प्रूफ होता है। log b to the power m a is equal to 1 by m log b a। क्लियर। एक और इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आगे हम सारे प्रॉपर्टीज़ करते जाएंगे। log b a is equal to, मैं एक दूसरा कोई नंबर एक चूज़ करता हूँ और उसको इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं log m a by log m b। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है ना। log b a is equal to log m b
डिवाइडेड बाय log ma डिवाइडेड बाय log mb। तो चलो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। सो लेट्स एज्यूम दैट x एंड दिस इज y। ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है ना, मेरे प्रूफ करने के पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। सो आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो जाएगा लॉगरिदम का, कि लॉग में हम सवाल को और जो प्रॉपर्टीज़ को है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे प्रूफ करने के पहले एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सो इसको मैंने x मान लिया। सो लेट मी राइट log ma इज इक्वल टू x। सो दिस इम्प्लाइज, अभी से स्टेटमेंट को लिखते हैं। सो m का पावर कितना दें कि a हो जाए, m का पावर कितना दें कि a हो जाए। सो m का पावर x देंगे तो a हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, log m b इज इक्वल टू हमने y माना है। सो यहाँ से लिखेंगे m का पावर कितना दें कि हमारा b हो जाए। देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप इसमें ट्राई करके देखो। सो आगे इस कंटिन्यूएशन को करते हैं, क्या करेंगे इसके बाद, क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, इधर में हमारा इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे मेरा m इन्वॉल्व है ना, और इधर में देखें तो हमको प्रूव करना है विदाउट m। सो वी हैव टू एलिमिनेट m। सो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू a टू द पावर 1/x, और यहाँ से लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू b टू द पावर 1/y। क्लियर। सब यहाँ से देखिए, सो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है, सो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो लिखेंगे a टू द पावर 1/x इज इक्वल टू b टू द पावर 1/y। क्लियर। अब यहाँ से देखो, दोनों का पावर यदि हम x कर दें तो हमारा यहाँ x/y हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो एक लाइन और लिखते हैं, a इज इक्वल टू b टू द पावर x/y। क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसको हम फिर से लॉग वाले टर्म में लिख लेंगे। सॉरी, ये इसको रन की ज़रूरत नहीं है, सो डोंट कंफ्यूज। सो इसको हम फिर लॉग के स्टेटमेंट में लिखेंगे। सो b का पावर कितना दें, सो b का पावर कितना दें कि a हो जाए, लॉग b का पावर कितना दें कि a हो जाए। सो द आंसर इज x/y, और x/y का वैल्यू, सो x क्या है हमारा, log ma/y क्या है हमारा, log mb। सो इस तरीके से हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, है ना। सो अब मैं अभी क्या करूँगा, तेज़ी से सारे प्रॉपर्टीज़ में लिख दूँगा, है। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज़ था, दिस इज सेकेंड। सो अननेसेसरी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़। सो मैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ। सो आप अगला प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। सो तीसरा लिख लो आज का। सो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a टू द पावर log ab या am इज इक्वल टू m। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है, एक लाइन का प्रूफ है। चलो देख लो, मैं इसका प्रूफ बतला। सो लेट्स से दिस इज x। सो इसको यदि हमने x माना तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं log am इज इक्वल टू x। इसको स्टेटमेंट में लिखो। सो a का पावर कितना दें कि m हो जाए, सो a का पावर x देंगे सो m हो जाएगा। और x को हमने क्या माना था, x इज दिस। सो a टू द पावर x का वैल्यू क्या है हमारा, log am इज इक्वल टू m। प्रूफ। सो ऐसे करके सारे प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी सिंपल हैं। अगला लिखेंगे a टू द पावर log cb इज इक्वल टू b टू द पावर
log C A। पांचवा, मैं देखो एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गया। सब में कुछ कंडीशंस हैं, मैंने डोमेन के बारे में डिस्कस कहीं नहीं किया है। डोमेन के बारे में डिस्कस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए हम लोग डिफिनीशन में आते हैं। पहला वाला तो मैंने मिटा दिया है, बट एनीवे यहाँ पे रखा है। आप जो लॉगरिदम का डिफिनीशन है आप उसी से इसके डोमेन को डिफाइन करेंगे। लॉगरिदम के डिफिनीशन के लिए क्या बोला गया था कि ये जो ए है ये क्या होना चाहिए हमारा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसका डोमेन के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या वैल्यू होने चाहिए। मेरा ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इस साइड का डिफिनीशन हो गया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये दोनों भी डिफाइन होना चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। है हमारा। अब m जो है m इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पे देखो b पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि b भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, m इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब जाके ये मेरा पूरा डिफाइंड हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखो, m क्या होना चाहिए, m शुड बी पॉजिटिव, a क्या होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसका कंडीशन हो गया। इस केस में आए, इस केस में लिखेंगे, देखो भैया b पॉजिटिव होना चाहिए और c नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये लॉगरिदम डिफाइन हो गया। इस लॉगरिदम में आते हैं तो ये बोलता है a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, c इज़ नॉट इक्वल टू 1, c इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्लियर। ये कंडीशन इसके लिए हो गया। इस तरीके से जो भी लॉगरिदम के आपके प्रॉपर्टीज़ होंगे, सारे प्रॉपर्टीज़ में ये कंडीशंस आपको साथ साथ में लिखते जाने। मैं अभी क्या करूँगा, आगे जितने भी प्रॉपर्टीज़ में लिखूँगा वो सब में हम जो है वो सारी वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज़ था, a टू द पावर दिस, और ऑब्वियसली दिस c शुड बी पॉजिटिव। यहाँ वाला ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने सब में शायद मिस कर दिया है। b पॉजिटिव, m पॉजिटिव, यहाँ पे भी आप m को रखोगे कि m आपका पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी बोलेंगे, m तो है ही, a भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे c भी आपका पॉजिटिव हो गया। पांचवा में आते हैं। थोड़ा ये इनइक्वालिटी है, log mx इज़ ग्रेटर दैन log my। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x और y में हम लोग क्या लिख सकते हैं। x और y में हमारा रिलेशन होगा कि सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, x इज़ ग्रेटर दैन y। कब, ये जब m जो है हमारा, m जो है जो हमारा कितना हो जाए, 1 से बड़ा हो, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, x इज़ गोइंग टू बी लेस दैन y। कब, जब ये m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को और इस इनइक्वालिटी को डिफाइन होने के लिए हम बोलेंगे m पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। सब लिखेंगे m पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। पहला कंडीशन, ये दोनों बेस तो m है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी, और क्या होना चाहिए, दिस m शुड नॉट बी इक्वल टू 1। m शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये इसका प्रॉपर्टीज था। आगे की तरफ पढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है पूरा मैथमेटिक्स। यदि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा। अगला देखते हैं 6 प्रॉपर्टीज़। 6 प्रॉपर्टीज़ जो है वो है हमारा log ma इज़ लेस दैन b दिया हुआ है। इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं ना, यदि दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं, दो चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। सो इसमें इसके पहले हम एक और बात आपको बतलाना चाहेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट, कि इस वाले टर्म को हम लोग तो लिखना जानते ही हैं। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो मैं यहाँ पे की में लिखता हूँ, ऐसा लिखे थे ना, लॉग ए बी इज इक्वल टू सी हो, तो इसको लिखते हैं ए का पावर कितना दें कि बी हो जाए, है ना। सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पे देखो ट्रिक, देखो कैसे लिखते हैं। सो बी और इस ए को लिखते हैं और सी आपका पावर में चला जाता है, मतलब यहाँ से लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए टू द पावर सी, ए टू द पावर सी। सो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं सिंपल वे में, इसको लिखने का तरीका आसान है। सो दिस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए टू द पावर सी। सो कुछ उसी फॉर्मुलेशन को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। सो चूँकि अब यहाँ पे इक्वालिटी ना होकर इनइक्वालिटी है, सो यहाँ पे एक कंडीशन होगा, और वो कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, एम, है ना। सो एम का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़ा। सो दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ होंगे। सो पहला क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए इज़ लेस दैन, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये m जाएगा इधर, m टू द पावर b, और ये कंडीशन कब होगा, सेम इनइक्वालिटी कब होगा, व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन 1। और फिर लिखेंगे a इज़, अब ये इनइक्वालिटी चेंज करेगा, सो ग्रेटर दैन m टू द पावर b, कब, जब ये 0 से 1 के। अब इसका डेफिनेशन देख लें। सो डेफिनेशन के लिए क्या होगा, a पॉजिटिव होना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए, a और m पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, m शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो ये बाकी बचे हुए प्रॉपर्टीज थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें एक और आप इनइक्वालिटी भी डाल सकते हो, अननेसेसरी कंडीशंस में नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है लेस दैन, ग्रेटर पे भी बात कर सकते हैं। चलो लिख ही लेते हैं अगला प्रॉपर्टीज़ भी, तो सातवां बना लेते हैं। वैसे ये प्रॉपर्टीज़ है नहीं, इसी का बस रेप्लिकेशन है अलग वाला केस में। सो चलो फटाफट लिख लेते हैं। सो a इज़ ग्रेटर दैन m टू द पावर b व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन 1, और a इज़ लेस दैन m to the power b when this is going to be lies between 0 to 1, and for definition I can write a and m should be positive, and m should not be equal to 1. So ये कुछ जो है वो लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ थे, क्लियर। सो लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिए हैं। अब फंक्शन के हम लोग अगले कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं कि अगला जो फंक्शन का हमारा कैटेगरी है वो क्या है। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन में जो हम लोग चल रहे थे, तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन कर लिया है। तो आप लोग को शायद ट्री याद भी होगा, है ना। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यदि आपको ट्री याद होगा तो मैं फिर से ट्री हल्का सा वही वाला ट्रांसडेंटल फंक्शन वाला मैं बनाऊँगा, और उसमें हमारा जो अगला होगा, तो पहला हम लोगों ने फंक्शन कौन सा देखा था ट्रांसीडेंटल में। सो ट्रांसीडेंटल में हमने पहला फंक्शन देखा था एक्सपोनेंशियल। दूसरा हमने क्या देखा, लॉगरिथमिक। अब तीसरा देखने जा रहे हैं। सो तीसरा से आप लोग काफ़ी फैमिलियर हो। जो तीसरा इसमें हमारा कैटेगराइजेशन है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सब जगह मिलता है, खास करके फिजिक्स में तो इससे हमेशा मुलाकात होते रहता है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा आते रहता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़, प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। इनफैक्ट इस पर तो एक पूरा का पूरा आपका बुक भी है ट्रिगोनोमेट्री करके, है ना। सो पूरा का पूरा बुक आपको पढ़ना होगा, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। सो मैं उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं बस एक कैटेगराइजेशन बतलाऊँगा कि आपका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सो जैसे हमने देखा एक्सपोनेंशियल का कुछ खास बिहेवियर होता है, लॉगरिथमिक का कुछ खास बिहेवियर होता है, वैसे ही एक नया फंक्शन दिखलाया गया विच इज़ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि बाकी सब तो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे यदि हम एरिया वगैरह की बात करें, सो जहाँ पे हमको एंगल मूवमेंट, यदि हम देखें रोटेशन का जहाँ पे इम्प्लीकेशन होता था, तो वहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन किया गया, एंगल। सो इस वेरिएबल को एंगल डिफाइन किया गया। अब इसके मेजरमेंट से हम चाह रहे थे कि हमारा ये सब कैलकुलेट हो जाए। सो इस
इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक नया फंक्शन डिफाइन किया गया विच इज़ नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें 6 फंक्शन को रखा गया। आप लोग जानते हो इसमें 6 फंक्शंस कौन से होते हैं, इसके 6 पार्ट कौन कौन से हैं। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट। साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टैन एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, सेक एक्स होता है और कॉसेक एक्स होता है। अब हमें एक एक फंक्शन के बारे में यहाँ पे जानना होगा, क्या कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, इसमें x के वैल्यू क्या क्या होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो बिफोर दैट मैं हल्का सा एक जो है थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, आप लोगों ने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ रखा है इसको, और इनफैक्ट 11th में भी पढ़ा होगा। सो जो कुछ वैल्यूज़ होते हैं और इसमें कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, है ना। इसमें जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, सो इसमें 4 भाग होते हैं, है ना। सो दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y डैश, है ना। और दिस डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉकवाइज और दिस डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज। सो दिस इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ACW है। सो इस तरीके से आपका मेजरमेंट होता है। और इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री में बोला गया है, क्योंकि अब थीटा है तो हम दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। सो बोला गया है कि जब हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज वे में लेंगे, सो उस केस में हम लोग थीटा को पॉजिटिव लेंगे, है ना। सो थीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और यदि हम क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, सो दिस थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो ये कुछ जो है कन्वेंशन है। थीटा का मेजरमेंट जो है यदि हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, सो थीटा शुड बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज गोइंग टू बी मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो इस कन्वेंशन को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। सो ट्रिगोनोमेट्री में ये कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। सपोज़ ये जो वैल्यू है, आप लोग को पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है 360, और रेडियन में देखें तो इसका वैल्यू हो गया 2 पाई। सो आप बोलोगे कि सर यदि मेरे को इसको लिखना हो पॉजिटिव एंगल में, ये वाला मान लो कि ये एंगल थीटा है, सो दिस इज नेगेटिव। सो मैं इसको पॉजिटिव एंगल लिखूं, सो ये वाला एंगल होगा पॉजिटिव एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस थीटा। सो कुछ इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। तो ये पॉजिटिव या तो ऐसे लिखेंगे या तो इसको केवल माइनस थीटा लिखेंगे। सो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कैसे लिखा जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डील कर दिया। अब आते हैं हम लोग एक एक फंक्शंस के बारे में। सो पहला फंक्शन जो इसमें हमारा है साइन एक्स। हम लोग बात करेंगे पहला फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स के बारे में आप लोग जानते हो, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है ना। इसका मतलब है कि साइन एक्स का जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में आपका लाई करता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला हूँ और इस ग्राफ के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में जाऊँगा, है ना। सभी केवल और केवल मैं फंक्शन के बिहेवियर को यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ, और सारे फंक्शन जितने भी मैं फंक्शन बात कर रहा हूँ सबका ग्राफ हम लोग करेंगे डिटेल में। एंड द टॉपिक नेम इज़ डांसिंग ऑफ ग्राफ, है ना। सो मैं अभी केवल यहाँ पे जो है इस फंक्शन के बिहेवियर को यहाँ पे बस दिखलाऊंगा कि ऐसे है, और देखेंगे कि ये जो फंक्शन है और इसका जो ग्राफ हमारा आ रहा है ये ऐसा क्यों आता है और ऐसा ही क्यों आता है। दिस वैल्यू इज़ 1, दिस वैल्यू इज़ -1, -π/2, दिस इज़ -π, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। सो कुछ इस टाइप से हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो आप देखोगे कि 2 लाइन्स हैं हमारे, एक -1 का है और एक
+1 का है। सो -1 और +1 के बीच में ही ये पूरा का पूरा ग्राफ रहेगा। सो ये जो ग्राफ है ये कभी भी +1 को क्रॉस नहीं करेगा, -1 को क्रॉस नहीं करेगा, इसी के बीच में रहेगा। आप x का कुछ भी वैल्यू दो, है ना। सो x का आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, x के वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको पॉजिटिव में नंबर रखना है पॉजिटिव में रखो, आपको निगेटिव में नंबर रखना है आप निगेटिव में रखो, यहाँ पे x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो मैं बोलूँगा क्या कि देखो भैया ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप x जो है वो कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। लेकिन यदि हम इसके अब रेंज की बात करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सो आप कुछ भी वैल्यू ले लो, x का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, आपका रेंज क्या आएगा, रेंज याद है ना। सो इसका रेंज क्या आएगा, सो रेंज इज गोइंग टू बी एलिमेंट ऑफ -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। और मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लोज ब्रैकेट, मतलब क्लोज इंटरवल, मतलब -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, मीन्स x इज इक्वल टू π/2, सो sin π/2 इज 1, when x इज इक्वल टू 3 π/2, सो sin 3 π/2 इज -1। सो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है, सो इस फंक्शन के को डिफाइन करने के लिए x का आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और करस्पॉन्डिंग हमको जो y का वैल्यू मिलेगा, मतलब रेंज जो मिलेगा वो मिलेगा -1, मतलब -1 से 1 के बीच में ही हमारे सारे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगे। तो अच्छे से ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज इज़ नॉट अ कोड डोमेन, है ना, ये इस फंक्शन का आउटपुट है, दैट इज़ वाई इट इज़ रेंज। क्लियर। दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो मैं इसको रहने देता हूँ, यहीं पे अगला फंक्शन। सो sin x के बाद क्या बात करेंगे हम लोग, cos x की, आप लोग जानते हो। अगला फंक्शन जो होगा हमारा cos x है, इस वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो मैं फिर से यहाँ पे जो है इसको मिटा देता हूँ, इनफैक्ट पूरा ही मिटा देता हूँ। चलिए इसका आप देखते हैं। तो इसके बिहेवियर के बारे में हम लोग देखेंगे। सो मैं पहले इसका ग्राफ, सो आप इसका, आपको ग्राफ के लिए जो है ना, ग्राफ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन इन वेरी डिटेल। और बहुत सारे वेरिएशन हम लोग ग्राफ में देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर जो ग्राफ है, ग्राफ के साथ आप खेलोगे, है ना, मतलब ग्राफ के साथ आपको हम खेलना सीख लाएंगे कि ग्राफ कैसा भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको फंक्शन दिया हो, आप उसका बहुत ही आसानी से ग्राफ बना सकते हो। अब इसका कॉस का बनाते हैं। सो कॉस का ग्राफ कैसा होगा, अब इसमें वैल्यूज देखें। सो दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस वन इज पाई, दिस इज 3 π/2, -π/2, -π, -3 π/2। सो ऐसे करके आपका ये फंक्शन हो गया। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -1। ये सारे वैल्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना, हर एक फंक्शन को। सो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका बिहेवियर। सो थोड़ा x पे देखते हैं कि क्या x पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। सो फिर से देखते हैं कि x का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, आपका जो है रेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो, एनी नंबर। सो सारे नंबर के लिए आपका ये जो है वो फंक्शन डिफाइन है। सो बोलेंगे कि इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन है, मतलब x का वैल्यू, सो ये कहाँ से कहाँ तक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एनी नंबर, मीन्स x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर। अब आते हैं y के बारे में, मतलब रेंज के बारे में। सो फिर से देखते हैं। सो ये फंक्शन 1 और -1 के बीच में, इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। सो कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सो रेंज मतलब इसका y का वैल्यू। सो रेंज बिलोंग्स टू,
क्या इसमें हम क्लोज इंटरवल रख सकते हैं? यस, cos 0 इज़ 1, cos पाई इज़ -1, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी -1 to 1. सो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे हम लोगों को देखना भी होगा, अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा जिसमें हम लोगों को डोमेन और रेंज हमको निकालना होगा किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. सो उसके लिए इसके बेसिक्स में हमको हर एक फंक्शंस का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए. सो ये था हमारा cos x. अब जो अगला फंक्शन होगा हमारा, अगला फंक्शन क्या हो जाएगा? सो sin x हो गया, cos x हो गया. चलते हैं tan x की तरफ, चलते हैं हम लोग tan x की तरफ. सो tan x का ग्राफ कैसा होता है? सो यदि आप लोगों ने ग्राफ थोड़ा बहुत या किसी बुक को पलटा होगा, सो ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को ये ग्राफ बड़ी आराम से मिल जाएगा, है ना. ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी बुक आप पलटोगे ये सारे ग्राफ आपको दिख जाएंगे. मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, थोड़े से इंटरवल के लिए बना रहा हूँ. अब इसमें इसका ग्राफ कैसा होता है? सो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो कुछ इस टाइप से हमारा जो है वो आपका tan का ग्राफ होता है. सब यहाँ पे देखो आप क्या है. अब इसके हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे देखोगे सो ये π/2 पे y का कोई वैल्यू है नहीं. जैसे आप लोग जानते भी होंगे tan π/2 इज़ अनडिफाइंड, है ना. इसका मतलब है कि ये π/2 पे हम इसका वैल्यू नहीं रख सकते हैं. ऐसे ही देखिए सो -π/2 पे भी इसका वैल्यू नहीं देख सकते हैं. आगे देखेंगे सो हमको 3π/2 पे भी नहीं मिलेगा. सो 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2. सो दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब आप x का वैल्यू नहीं ले सकते. सो इसका डोमेन हम लोग कैसे बोलेंगे कि x में आप सारा कुछ ले सकते हो एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते? सो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2n+1. सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, जहाँ पे n जो है हमारा क्या होगा? इंटीजर. क्लियर? देख लो, अच्छे से समझ लो. x का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, क्या छोड़ के? सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. तो देखो यहाँ -1π/2 और आगे लेंगे तो -3π/2, यहाँ पे +3π/2. सो 1 × π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2. सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके हमारे जो है वो नंबर्स आएंगे. तो वो क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. और ऑड नंबर को कैसे दिखलाते हैं? 2n+1. सो पूरा रियल नंबर में से हमको क्या नहीं लेना है? ये नहीं लेना है. 2n+1 π/2 हमको नहीं लेना है, जहाँ पे हमारा n क्या होगा? एक इंटीजर होगा. क्लियर? अब इसका रेंज क्या होगा? थोड़ा रेंज देखो. सो रेंज में तो ये यहाँ से पूरा -∞, यहाँ से +∞. सो यहाँ पे हमारा जो रेंज है, सो रेंज का वैल्यू हमारा वो है पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फंक्शन था tan x. अगले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं cot x. सो tan x की जगह हम लोग यूज़ करेंगे अब अगला cot x. सो cot x का भी मैं ग्राफ बनाता हूँ. सो इसका भी ग्राफ कुछ tan टाइप का ही होता है.
So this is x and this is y. So मैं सारे इंटरवल यहाँ पे दिखला रहा हूँ। सो ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2 और इधर में है आपका -π/2, 3π/2 और -π। तो चलो कुछ वैल्यूज़ पे जाते हैं। सो 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? कॉट का यदि हम वैल्यू देखें, सो 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? सो कॉट 0, सो कॉस 0 बाई साइन 0, कॉस 0 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0, सो 1/0 इज़ अनडिफाइंड। मतलब 0 पे अनडिफाइंड होता है। और कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? सो कॉस पाई पे देखो, सॉरी कॉट पाई पे। सो आपका पाई का वैल्यू क्या होता है? सो पाई का वैल्यू आपका देखोगे, सो कॉस पाई बाई साइन पाई, कॉस पाई इज़ -1, साइन पाई इज़ 0, सो -1/0 इज़ गोइंग टू बी इनफिनिट। तो यहाँ पे भी हमारा अनडिफाइंड होगा। सो मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो कुछ इस टाइप से जो है वो कॉट एक्स का ग्राफ होता है। इसको आप डिनोट कर सकते हो। ये सारा ग्राफ हम लोग बनाना सीखेंगे। मैं केवल अभी आपको जो है दिखला रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ग्राफ्स होते हैं। ये ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अब इसके डोमेन पे। सो इसका भी डोमेन कुछ वैसा ही है। सारा एक्स ले सकते हो, लेकिन कुछ इसमें से वैल्यूज छोड़ेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। सो कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। यहाँ पे देखो 0 पे है, सॉरी ये नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया है। सो -π/2 के बाद -π एंड दिस इज -3π/2 है ना। सो 0 पे, -π पे और -2π पे। सो कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 0 पे अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, 2 पाई पे अनडिफाइंड, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब कोई सा भी हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो इसको कैसे लिखेंगे? सो एक्स शुड बिलोंग टू पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, क्या नहीं होना चाहिए। सो हम बोलेंगे कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज टू सेट। सो दिस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। y का वैल्यू देखो, y तो पूरा का पूरा है, -∞ से लेके +∞ तक। सो रेंज की बात करें, सो रेंज जो है इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। सो हमने sin x कर लिया, हमने cos x कर लिया, हमने tan x कर लिया, हमने cot x कर लिया। अब आते हैं sec x पे। तो अगला जो फंक्शन है हमारा वो है sec x। सो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू sec x। यदि हम इसकी बात करें तो मैं पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा। So this is going to be 0
on the x-axis, and this value is going to be 1 and this value is going to be -1. अब ग्राफ बनाते हैं. सो sec x का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसको और ईजी बना लेता हूँ. सो 1/cos x, और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, जहाँ पे cos x का वैल्यू 0 होगा. सो cos का वैल्यू कहाँ पे होता है आपका 0. हाँ जी. सो π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2, 9 और 11 ऐसे करके, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ जो आपका π/2 होगा. सो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ. सो 0 है, π/2 है, यहाँ पे पाई, 3π/2 और यहाँ पे 2π. मैं इधर में लिखूँ तो इधर में आ जाएगा -π/2, इधर में -π -3π/2. यदि आप ग्राफ बनाते हैं, सो 0 पे वैल्यू देखें. सो cos 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू cos 0 इज़ 1, सो 1/1 इज़ 1, है ना. cos π/2 पे देखें, सो cos π/2 इज़ इन्फानाइट, और cos -π/2 पे भी देखें तो इन्फानाइट. सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस. और π/2 से 3π/2 के बीच में देखोगे दिस वन. फिर आगे देखोगे सो कुछ इस टाइप से. इधर बैक इंटरवल में आते हैं हम लोग. सो बैक इंटरवल में देखें, सो -π/2 से -3π/2. इधर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है वो sec x का ग्राफ होता है. सो ये यदि sec x का ग्राफ है, सो आप देख सकते हो y का वैल्यू. पहले हम लोग x पे बात करते हैं. सो x का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं. ये फंक्शन x के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो देखो यहाँ पे मैं π/2 नहीं ले सकता, है ना. π/2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है. फिर क्या नहीं ले सकता, 3π/2 नहीं ले सकता. फिर क्या नहीं ले सकता. सो ये कुछ tan टाइप का बिहेवियर है. मतलब मैं x के सारे वैल्यूज ले सकता हूँ, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्योंकि जैसे ही मैं π/2 का ऑड मल्टीपल लूँगा, सो वो क्या हो जाएगा हमारा cos π/2 इज गोइंग टू बी 0. सो ये वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. सो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए बोलेंगे कि देखो भैया x जो है हमारा क्या होना चाहिए. आप पूरा रियल नंबर ले लो, लेकिन एक्सेप्ट क्या छोड़ेंगे हम लोग, बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ. सो दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट. सो ये हो गया x का वैल्यू. x का वैल्यू हमने ले लिया. अब अच्छा रेंज क्या होगा, थोड़ा हमको रेंज बतला दो कि रेंज क्या होगा. सो रेंज बिलोंग्स टू, मैं बोलूँगा या आप देख सकते हो ग्राफ में, इस 1 और इस -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करता है ना. 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करता. पूरा ग्राफ जो है ये 1 के ऊपर है और ये 1 के नीचे है. क्लियर. सो y का वैल्यू मेरा क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हमारा नहीं होगा. सो रेंज क्या लिखेंगे कि हमारा पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन हम लोग क्या नहीं लेंगे. सो हम लोग -1 नहीं लेंगे और 1. और देखो यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल दिया, क्योंकि हटाने वाले में मेरा, क्योंकि इस r में मेरा 1 इंक्लूडेड है, बिकॉज एट थीटा इज इक्वल टू 0, दिस x इज इक्वल टू 0, cos 0 इज़ 1, सो 1/1 इज़ 1. मतलब मेरे को चाहिए 1. सो क्या नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल. तो निकालने वाले में मेरा -1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए और 1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. सो पूरे रियल नंबर में से मैं क्या निकाल दूंगा, -1 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज़ होंगे एक्सेप्ट 1 और -1, ये नहीं निकालेंगे, ये हमको चाहिए. ये हम मतलब आपका जो है ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है. सो रेंज जो होगा पूरा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1 to +1. सो ये हो गया इसका रेंज. सो इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो इस फंक्शन, सारे फंक्शंस के डोमेन और जो रेंज है वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए
कि इसका डोमेन क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि फंक्शन एक मशीन है, सो उसका इनपुट आपको क्लियर पता होना चाहिए, हर एक फंक्शन का, इंडिविजुअल फंक्शन का, और उसका आउटपुट भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। सो ये हो गया सेक एक्स का। सो अगले फंक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, विच इज़ कॉसेक एक्स। सो मैं इसमें से केवल ये इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मोर और लेस हमें सेम चीज़ बनाना है। आप अपने कॉपी पे काटोगे नहीं, नया ग्राफ बनाओगे, है ना। सो मेरी तरह इसको काट मत देना, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है तो हमको फ़ायदा है। मैं इसमें रब कर सकता हूँ, कॉपी में आप रब नहीं कर सकते। तो चलो अगले फंक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो अगला फंक्शन जो है हमारा वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। और कॉसेक एक्स को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। क्लियर। सो 1/sin x हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए हम लोग ग्राफ पे जाएं। तो इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने अभी सेक एक्स का बनाया था, तो वैसे ही हम लोग cos x का भी बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 कब होगा, sin π/2 इज 1। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, नेचर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो कुछ ऐसा ही रहेगा। सो इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारे जो फंक्शंस हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं है। कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो इसका जो डोमेन है, इसका जो x है और रेंज है, इसको हम लोग लिखते हैं। सो बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते। सो भैया मैं 0 नहीं ले सकता, पाई नहीं ले सकता, 2 पाई नहीं ले सकता, 3 पाई नहीं ले सकता, 4 पाई नहीं ले सकता, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में नहीं ले सकता। सो मैं सारे रियल नंबर में से क्या नहीं ले सकता, सो जो मैं नहीं ले सकता वो है मेरा n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीग्रल। अब रेंज क्या हो सकता है, सो देखो रेंज में फिर वही वाला है, पूरा रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा आप पूरा रियल नंबर ले लो और क्या छोड़ दो, आप -1 से 1 के सारे वैल्यूज़ छोड़ दो, लेकिन -1 आपका इंक्लूडेड रहेगा और 1 इसमें इंक्लूडेड, मतलब वो मेरे को चाहिए। आपको क्या नहीं निकालना है, -1 आपको नहीं निकालना है, 1 आपको नहीं निकालना है, 1 आपका इसमें वैलिड है ना। सो इसका जो रेंज है वो पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 निकाल दें, सो हमारा रेंज डिफाइन हो जाएगा। और डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, वेयर n इज गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ z। क्लियर। सो ये हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो तीसरा इसमें था। ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो हम लोग देख रहे थे, सो ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमने पहला देखा था एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, और तीसरा हमने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक। अगला जो इसमें चौथा आएगा, चौथा आ जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। यदि हम इसको डिफाइन करें, सो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, इस फंक्शन के बारे में तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए। सो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी हमारे 6 फंक्शन होते हैं। सो इसी का इन्वर्स है ट्रिगोनोमेट्रिक का इन्वर्स, सो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो इसको भी हम लोग 6 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सो इसमें पहला लिखेंगे हम लोग साइन का इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स एक्स। दूसरा लिखेंगे कॉस का इन्वर्स, सो कॉस इन्वर्स एक्स। ऐसे ही लिखेंगे टैन का इन्वर्स, सो टैन इन्वर्स एक्स। उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉट, कॉट इन्वर्स एक्स। उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स। उसके बाद कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो फिर से हमको ये 6 फंक्शंस के बारे में जानना होगा।
कि ये 6 फंक्शंस हैं, इनका डोमेन क्या होता है, इनका रेंज क्या होता है। सो मैं इसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसके सारे वैल्यूज़ को मैं लिख दूँगा कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज। क्योंकि इस फंक्शन को, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए फंक्शंस के बहुत सारे जो हैं वो टाइप होते हैं। कहने का मतलब है ये एक इन्वर्स फंक्शन है, और इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक अलग से कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि फंक्शन शुड बी 1/2, और 1/2 के लिए हम लोग देखेंगे कि साइन का जो फंक्शन है वो कब हमारा उसका इन्वर्स पॉसिबल है ना। सो इन्वर्स निकालने के लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो अननेसेसरी मैं अभी क्या करूँगा, सो अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग वापस फिर आएंगे और सारे इन्वर्स फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, है ना, इसके डोमेन और रेंज को भी देखेंगे, ये किस इंटरवल में जो है वो आपका 1/2 होगा। तो पहले तो जानना होगा कि ये 1/2 फंक्शन होता क्या है ना। सो ये सारी बातें हम लोग करेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इस क्लास में, अभी के क्लास में मैं क्या करूँगा, सो अभी जो हमारा जो कैटेगराइजेशन चल रहा है फंक्शन में, सो मैं केवल इसके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, है ना। सो ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक चलेगा ग्राफ वाला, डांसिंग ऑफ ग्राफ, है ना। सो डांसिंग ऑफ ग्राफ में एक एक फंक्शन के बारे में पूरे डिटेल में जाएंगे कि इसके ग्राफ जो है वो कैसे बनेंगे। क्लियर, चाहे वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन हो, एल्जेब्राइक फंक्शन में आपका मोनोमियल हो, पोलिनोमियल हो, किसी का भी ग्राफ हो, है ना। आगे भी अभी हम लोग और तीसरा कैटेगरी भी हम लोग का बाकी है। सो फंक्शन में हम लोगों ने 3 कैटेगरी में हमने बोला था कि फंक्शन को बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। सो पहला हम लोगों ने बांटा था एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था, पहला जो था वो हमारा मोनोमियल था, दूसरा हमारा पॉलिनोमियल था, उसके बाद रेशनल था, उसके बाद इरेशनल था। तो 4 फंक्शन हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी किया वो हमारा ट्रांसेंडेंटल का था। ट्रांसेंडेंटल में भी हम लोगों ने 4 फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। ऑल्दो अभी हमारा इसका डिस्कशन बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। सो पहला हमारा हो गया अल्जेब्राइक, दूसरा हो गया हमारा ट्रांसेंडेंटल, और जो तीसरा कैटेगरी हम लोग फंक्शन का बांटते हैं उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, है ना। तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन, जिसमें हम लोग 3-4 फंक्शंस के बारे में वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सो पीस वाइज में जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, और उसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली एब्सोल्यूट फंक्शन भी बहुत जगह बोला जाता है। मॉडुलस फंक्शन के बाद फिर हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। अगला जो हमारा पीस वाइज फंक्शन होगा वो होगा सिग्नम फंक्शन। उसके बाद जो तीसरा हमारा पीस वाइज फंक्शन होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। उसके बाद जो चौथा उसमें होगा, चौथा हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो ये टोटल 4 टाइप का हम लोग उसमें भी देखेंगे। सो यदि देखा जाए तो ब्रॉडली हमारे पास 12 टाइप के फंक्शन होंगे। एल्जेब्राइक में 4 देखा, ट्रांसेंडेंटल में 4 होंगे, और अगला जो हमारा पीस वाइज होगा उसमें भी हमारे 4 होंगे। सो टोटल हम लोग 12 टाइप के फंक्शंस जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।